हेलो और नमस्ते। स्टडी रूम में फिर से स्वागत करती हूँ। मैं हूँ आपकी ट्यूटर मैरिलिन। तो इतिहास के अध्याय 3 के तीसरे पार्ट में चलते हैं इस वीडियो के। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में जैसे हमने पढ़ा था कि नील के उत्पादन की क्या प्रक्रिया होती है और कैसे उसकी बिक्री की जाती है, और इस चीज को हमने विस्तार में समझा था। अब हम नील के विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो मार्च 1859 में बंगाल के हजारों रियतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। ठीक है, इनकार करने पर विद्रोह हुआ। ठीक है, अब जब विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, तो हजारों रियतों ने इनकार कर दिया था। जैसे जैसे विद्रोह फैला, रैयतों ने बागान मालिकों को लगान चुकाने से भी मना कर दिया था। वे तलवार और बहुत बड़े बड़े तीर कमान लेकर, सब कुछ लेकर सड़कों पे आ गए थे और लड़ाई झगड़ा उन्होंने शुरू कर दिया था। ठीक है, औरतें भी अपने बर्तन को लेकर लड़ाई के जंग पे बाहर आ गई थी। यदि आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, तो औरतें भी पीछे नहीं हटी और उन्होंने भी बोला कि हम इससे विद्रोह करेंगे, बिकॉज उनको बहुत हानि हो रही थी और वे बहुत कठिनाइयां झेल रहे थे। ठीक है, तो बागान मालिकों के लिए काम करने वालों का जो सामाजिक बहिष्कार है, उसको बहिष्कार कर दिया गया था। ठीक है, अब बागान मालिकों की तरफ से लगान वसूली के लिए आने वाले जितने भी एजेंट्स थे, उनकी भी पिटाई की गई। ठीक है, रैयतों ने कसम खा ली थी कि न तो वे नील की खेती करेंगे और न ही वे बागान मालिकों के लिए कोई भी कार्य करने वाले हैं, भले ही उससे लाठीगिरी क्यों ना हो। अब ऐसा क्या हुआ था कि जो नील के किसान थे वे चुप बैठने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे और बगावत पर आ गए थे। उन्हें इस ताकत का अंदाजा भी नहीं था और उन्हें ये लगा था कि बहुत बहुत ज्यादा हो चुका है। जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाता है तो वे बगावत पे आ गए थे। अब जो नील की खेती थी वो बिना शक के बहुत ही ज्यादा दमनात्मक थी। ठीक है, लेकिन जो लोग दबे हुए थे वे हमेशा से बगावत करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें लगा था कि इस बार ही अगर वे विद्रोह करेंगे तो इस बगावत के खिलाफ जो बागान के मालिक है और जो दूसरे जमींदार हैं वो भी उनकी मदद करेंगे, और स्थानीय जमींदार हैं वे भी उनकी मदद करेंगे और उनसे भी उनका समर्थन मिलेगा। बहुत सारे गांवों के जो मुखियाओं ने नील के अनुबंधों पर जबरन दस्तखत कराए थे और उन्होंने ये नील किसानों को इकट्ठा किया और लाठियों से मारना शुरू कर दिया। ये सब विद्रोह, और ये बहुत ही ज्यादा बुरा और मतलब फोर्स करके जब जबरदस्ती साइन कराया गया था, कार्य कराया गया था, तो उनके पास कोई वो ही नहीं था और काम भी उनसे जबरदस्ती ही कराया जा रहा था। ठीक, अब यहाँ हम देख सकते हैं इंडिगो का मिशन क्या था। तो अब जैसे जैसे हमने देखा कि विद्रोह तो शुरू हो चुका था, अब जैसे जैसे विद्रोह फैला, कलकत्ता से ये बात शुरू हुई। हमें पता है बंगाल, तो कलकत्ता से विद्रोह शुरू हुआ। तो कलकत्ता के जो पढ़े लिखे लोग थे वो इन नील जिलों में जाकर उन्होंने देखा और उन्होंने सब कुछ, सारे रियतों का वातावरण देखा, उनकी दुर्दशा देखी, बागान के मालिकों के बारे में, उनके जोर जबरदस्ती के बारे में, उनके जो अत्याचार है उनके बारे में, हर चीज के बारे में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लिखना शुरू हो जाता है, बगावत का स्तर और ज्यादा बढ़ जाता है। इस बगावत से परेशान होकर सरकार ने क्या करा, जो भी बागान के मालिक थे उनकी रक्षा के लिए सेना को भेज दिया, यानी मिलिट्री को भेज दिया। नील उत्पादन की जो व्यवस्था की जांच करने लगे और उसके लिए उन्होंने एक ऐसा आयोग बना दिया कि इस आयोग में जो बागान के जो मालिक हैं वे दोषी पाए गए। जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की गई। ठीक है, फिर उनको आयोग से कहा गया कि जो नील की खेती है वो रैयतों के लिए फायदे का सौदा नहीं है। तो ओनली जब बगावत हुआ तो ये बात सामने आई। ठीक है, जब ये हुआ तो आयोग ने रैयतों से कहा कि वे मौजूदा जो अनुबंधों को पूरा करे, लेकिन आगे से वे ये भी चाहते थे कि खेती बंद कर सकते हैं। ठीक है, अब जब ये हुआ तो आयोग ने बागान मालिकों को दोषी पाया, जोर जबरदस्ती के लिए उनकी आलोचना की। आयोग के रैयतों को से ये कहा कि वे चाहे तो नील की
खेती बंद कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बाद जितनी भी जो उत्पादन थी इंडिगो की और नील की, वे बहुत ही ज़्यादा दराशाही हो गए, ठीक है। और वो बंगाल में तो कलकत्ता में बंद होके कहाँ शिफ्ट हो गए, बिहार में, ठीक है। अब वो कलकत्ता बंगाल से शिफ्ट होके वो बिहार में आ गए और बिहार में नील का जो उत्पादन था वो शुरू हो गया। अब गांधी जी, महात्मा गांधी को तो हम जानते हैं, महात्मा गांधी जब भारत आए 1917, ठीक है, 1917 एक ऐसा इम्पोर्टेंट दिन था जहाँ पे इंडिगो के अगेंस्ट, इंडिगो के विद्रोह में, इंडिगो कल्टीवेशन या नील के उत्पादन के विद्रोह में पहला शुरू हुआ विद्रोह, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। तो चंपारण, बिहार में एक जिला है चंपारण, जो चंपारण बिहार में के लोगों ने जाके महात्मा गांधी को ये बात बताई कि ऐसा ऐसा उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, और वो विद्रोह जो कलकत्ता में था अब बिहार शिफ्ट हो गया है, उसके बारे में उनको बताया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नील विद्रोह के बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ, ठीक है, चंपारण में सत्याग्रह हुआ। चंपारण जैसे मैंने बताया था कि जो बिहार में एक जगह है वहाँ पे चंपारण। तो 1917 में महात्मा गांधी का चंपारण दौरान नील बागान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन शुरू हो गया था, ठीक है। और ये बहुत ही ज्यादा आप महत्वपूर्ण और देश की आज़ादी के तरफ सबसे पहला बहुत बड़े स्तर पर आंदोलन, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे खत्म करते हैं चंपारण के बारे में, चंपारण विद्रोह और चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में सन 1917 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो अब हम यहाँ से आपके एनसीईआरटी की किताब के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके जवाब लिखेंगे और फिर अंत में दोहराएंगे पूरे चैप्टर को, और इससे आपका ये वाला तीसरा अध्याय खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला प्रश्न है वो है निम्नलिखित के जोड़े बनाएं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड पे नंबर कर दिया है 1 2 3 4, और राइट साइड पे यहाँ पे मैंने कर दिए क ख ग घ। अब हमें इनके जो जवाब है वो इस प्रकार है। पहला जाता है ख, यानी कि रैयत मतलब किसान। दूसरा है महाल, वो जाता है, वो क्या होता है, वो है ग्राम समूह, ठीक है। फिर तीसरा है निज, निज का मतलब हो गया बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती, निज खेती। याद है हमने 2 टाइप की खेती पढ़ी थी, तो उसमें पहला जो था वो निज खेती था, जिसमें वे अपने ही जमीन पर खेती करते थे। और चौथा पॉइंट है यहाँ पे रैयती, जिसका मतलब हुआ रैयतों की जमीन पर खेती, ठीक है। रिक्त स्थान भरे। यूरोप के वोड उत्पादकों को, माफ कीजिएगा, यहाँ पे ब्लैंक है, स्पेस है, से अपनी आमदनी के गिरावट का खतरा दिखाई देता है। तो इसका आंसर है किसका, नील। नील से अपनी आमदनी का गिरावट दिखाई देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं सदी के आखिर में ब्रिटेन में नील की मांग डैश के कारण बदलने लगी, तो औद्योगिकरण के कारण बदलने लगी। ये सारे पॉइंट्स हमने चैप्टर के थ्रू पूरे वीडियो में पढ़े हैं। अब हम इसको बस प्रश्न और उत्तर के हिसाब से लिख रहे हैं। ये सब आपके एग्जाम और परीक्षा में आ सकता है, तो ध्यान दीजिए, ठीक है। अब हम तीसरे में अगर आते हैं तो ये लिखा है स्पेस है, डैश की खोज से नील की अंतरराष्ट्रीय मांग का बुरा असर पड़ा। किसकी वजह से, कृत्रिम रंग की वजह से, ठीक है। फिर चंपारण आंदोलन नील बागान मालिकों के खिलाफ था। यहाँ पे मैंने उत्तर दे रखा, हमें पता है किसके खिलाफ था, नील बागान यानी इंडिगो के बागान के खिलाफ था, ठीक है। अब हम लंबे प्रश्न उत्तर पे आते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न, तो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे, स्थायी बंदोबस्त से मुक्त पहलुओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पे स्थायी बंदोबस्त के बारे में हमने पढ़ा था, उससे जो उसके जो मुख्य पहलू थे उसका वर्णन करना है। तो स्थायी बंदोबस्त किसने करा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करा था, ठीक है। तो इसके मुख्य वर्णन, पहला पॉइंट,
राज्य और तिलकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दे दी गई थी। जमींदारों को किसानों से राजस्व इकट्ठा करना था और इकट्ठा कर कंपनी में जमा करने का काम दे दिया गया था। ठीक है, जमीनों के राजस्व राशि को निश्चित कर दिया गया था। और चौथा पॉइंट, किसानों के जो भूमि संबंध थे वे अधिकार उनसे छीन लिए गए थे, जिसके कारण अब जमींदार पर सारा कार्य निर्भर हो चुका था। तो ये 4 पॉइंट है जिसको आप लिखेंगे और इसको आप विस्तार में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट ये मेन पॉइंट हो गए हमारे स्थायी बंदोबस्त के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न 4। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न कहता है महलवारी व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त के मुकाबले कैसे अलग है। तो यहाँ पे मैंने महलवारी व्यवस्था को नंबर 1 यहाँ डाला है और इसको 2 डाला है। तो पहले में हम महलवारी व्यवस्था के बारे में देखेंगे कि वे क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो गांव का एक एक खेत की अनुभूति राजस्व को जोड़कर अनुभाग लगाया गया था। तो एक एक गांव का जो एक एक खेत था वो किधर था, उन सब से सारा राजस्व, सारा रेवेन्यू बेसिकली उन सबको हमने कलेक्ट करा, उनको जोड़ा और एक अनुमान लगाया गया, और ये पूरा प्रोसेस महलवारी व्यवस्था में था। ठीक है, फिर लिखा है इस राजस्व में समय समय पर संशोधन का प्रावधान किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे फिर राजस्व इकट्ठा करके पहले जमींदार के पास सारा हक होता था, उस चीज को शिफ्ट करके उसको हटा कर अब मुखिया के हाथ में डाल दिया गया। ठीक है, ये हो गया महलवारी व्यवस्था के बारे में। अब हम पढ़ेंगे स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त में क्या हुआ था, राजाओं और तुलकदारों को जमींदारी की मान्यता दे दी गई थी। राजस्व राशि निश्चित कर दी गई थी, जो राशि थी राजस्व की, टैक्स की, वो फिक्स कर दी गई थी, निश्चित कर दी गई थी स्थायी रूप में। और फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे राजस्व इकट्ठा करने का जो कर्तव्य था, जो कार्य था, वो कंपनी से शिफ्ट होके या हटकर जमींदार की तरफ चला गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कहते हैं, राजस्व निर्धारण की नई मुनरो व्यवस्था, हमने मुनरो व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, के कारण पैदा हुई कोई 2 समस्या को बताओ। तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है 2 समस्या, आप हमने पहले भी एक्सप्लेन किया, तो आप और 2 लिख सकते हैं। तो पहली समस्या क्या थी कि जमीन से होने वाली आय को बढ़ाने के चक्कर में जो राजस्व आता था, जो तय किया गया था, वे किसानी राजस्व नहीं चुका पा रहे थे, वे रेवेन्यू नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से वो इतने लॉस में जा रहे थे, उनके पास कुछ पैसा नहीं बचा था कि वे गाँव छोड़कर जाने लगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है मुनरो को लगा कि इस व्यवस्था से किसान संपन्न उद्यमशील बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो वे चाहते थे कि होगा वो हुआ नहीं, और उसकी वजह से ऐसा हुआ नहीं, और ये बहुत बड़ा फ्लॉप भी हो गया। छठा प्रश्न क्या कहता है, रैयत नील की खेती से क्यों कतरा रहे थे, जो किसान थे वो क्यों कतरा रहे थे नील की खेती करने के लिए। तो कतराने के कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं, खेती के लिए बहुत सारे अंग्रेजी ऋण दिए जा रहे थे, बट जब फसल कट जाता था, वो फसल कटने के बाद उस चीज की कीमत बहुत बढ़ जाती थी। तो जब कीमत नहीं बढ़ती थी, कीमत बढ़ती थी, लेकिन वे बेचते बहुत सस्ते दाम में थे, तो उनके पास पैसे बचते ही नहीं थे, तो अपना ऋण वो नहीं चुका पा रहे थे, जिसकी वजह से वो एक कांस्टेंट डेट यानी कि एक चक्र में फंस गए थे, जिसकी वजह से वो निकल ही नहीं पा रहे थे, फंस गए थे। फिर लिखा है उपजाऊ खेती में नील उगाना। ठीक है, तो जो बड़े बड़े जमींदार थे वो चाहते थे कि जो किसान है वो उनके उपजाऊ खेती में, जिसमें वे चावल या आटा या गेहूं बनाते थे, उस खेती में नील को उगाए। बट नील उगाने का क्या होता था कि वे जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर देते थे। जब वो पूरी तरीके से बर्बाद कर देते थे तो वो कुछ और बाद में नहीं ग्रो कर पाते थे, उगा नहीं पाते थे। तो ये भी एक रीजन था, ये भी एक कारण था जिसकी वजह से वे कतराते थे नील को उगाने में। चौथा और तीसरा पॉइंट है, अन्य फसलों के लिए समय ही नहीं बन पाता था। तो समय भी नहीं होता था, ऑल्सो अगर वो सब अपने सारे खेतों में नील उगाने लगेंगे तो उनके पास ना जगह बचती थी, ना मिट्टी का क्वालिटी अच्छा बचता था, और ना ही समय बचता था। तो ये सारे कारण थे। ठीक है,
7वां प्रश्न, किन परिस्थितियों में बंगाल में नील का उत्पादन धराशायी हो गया था? किन परिस्थितियों में? पहला, नील की खेती का विद्रोह। हमें पता है नील की खेती में सारे किसान और सबने मिलकर नील का विद्रोह करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने ठान लिया था कि वे ना लाठीधारी पे को सहेंगे ना कर्ज लेंगे। फिर उन्होंने ये भी बोला कि कंपनी से विद्रोह का समर्थन उन्होंने मांगा। ठीक है, और फिर आखिरी में बगान मालिकों को दोषी ठहराया गया। कंपनी ने सारे बगान मालिकों को दोषी ठहराया और दोषी ठहराने के बाद उन्होंने उसको क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि दोषी ठहरा के बोला कि उनका ये जो कार्य है वो गलत है। अगला सवाल जो प्रश्न 8 है वो कह रहा है कि चंपारण आंदोलन और उसमें महात्मा गांधी की क्या भूमिका थी और उसके बारे में जो जानकारी आपने इकट्ठा करी है वो करें। ठीक है, तो इसमें हमें ये तो पता है, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था प्रश्न शुरू करने से पहले, कि जो नील आंदोलन का विद्रोह हुआ था, गांधी जी जब बिहार चंपारण में पहुंचे थे तो उन्हें उनके एक स्रोत ने बताया कि ऐसा ऐसा घटना घट रही है, तो उन्होंने अपना समर्थन दिया इस विद्रोह में। पहला सत्याग्रह जो देश की आजादी के लिए शुरू हुआ था, जो पहला सत्याग्रह था वो गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण बिहार में शुरू हुआ। किस लिए? इंडिगो यानी कि नील के उपजाऊ के अगेंस्ट, उसके विद्रोह में हुआ। फिर उसके बाद सरकार ने दमनकारी होके उन्होंने क्या किया? उन्होंने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। आखिरी में सरकार को माफी मांगना पड़ा, झुकना पड़ा और नील उत्पादनों को उनको ये घोषित करना पड़ा कि हम नील की उत्पादन को बंद करेंगे, और गांधी जी की ये पहली जीत थी। ठीक है, जो आखिरी प्रश्न है वे कह रहा है कि भारत में शुरुआती चाय और कॉफी बागान का इतिहास। हमें पता है कि चाय और कॉफी का इतिहास था। ध्यान दें कि इन बागानों में काम करने वाले मजदूर और नील के बागानों में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनके जीवन में क्या सामान्य थी या क्या फर्क थे। ठीक है, तो ये आप खुद थोड़ा पढ़ेंगे और ये तो आपका होमवर्क के तौर पे भी हो सकता है, बट मैं आपको कुछ बुलेट पॉइंट्स, कुछ हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगी, बाकी आप इसको विस्तार में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो चाय के बागान थे वहाँ पे अनुबंधों के आधार पर, ठीक है, उनको कार्य कराया जाता था। यहाँ पे नील बागान में ऐसा कुछ नहीं होता था। चाय कॉफी का जो बागान था वहाँ पे पूरे वर्ष कार्य किया जाता था, बट नील के बागान में सिर्फ फसल कटाई या उनकी जो जब उसको काटा जाता है और जब बुनाया जाता है, जब उसको लगाया जाता है, उसी टाइम पे अधिक कार्य होता था, उसके बाद नहीं होता था। इस पे आप और चर्चा कीजिए और पढ़िए तो आपको और बहुत पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे प्रश्नोत्तर हमने कवर कर लिए आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अब आते हैं हम इस चैप्टर और इस वीडियो के अंत पे, जहाँ हम इस पूरे चैप्टर को 2-4 मिनट में बहुत अच्छे से विस्तार में दोहराएंगे और एक छोटे में ब्रीफ में उसको समाप्त करेंगे। ठीक है, पॉइंट्स में। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब घटनाक्रम समय रेखा देखते हैं। ठीक है, तो घटनाक्रम समय रेखा के हिसाब से जो 12 अगस्त 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी बंगाल की दीवानी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा है 1793 में स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त का लागू होना। 1822 में महलवारी बंदोबस्त को लागू किया गया। फिर 1859 में नील विद्रोह की शुरुआत हुई। आगे देखते हैं। ठीक है, कंपनी ने जमीन से राजस्व बढ़ाने के लिए 1793 में स्थायी बंदोबस्त का शुरुआत किया। नई महलवारी व्यवस्था ने राजस्व इकट्ठा करने का काम जमींदार की जगह ग्राम प्रधान यानी कि महाल को दे दिया गया था और राजस्व स्थायी रूप में तय हो गई थी। ठीक है, फिर आता है मद्रास के गवर्नर थॉमस मॉनरो ने दक्षिण भारत में रेतीवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत कर दिया गया था। हमने ये सब डिटेल में पढ़ा है, ये बस हम दोहरा रहे हैं फटाफट। ठीक है, कंपनी के निज और रेती खेतों के तरीकों का उपयोग करने, नील की खेती के लिए उपयोग किए जाने वाले जो क्षेत्र हैं उसे विस्तार में इन तरीकों के कारण जितने भी फूड ग्रेन्स थे यानी खाद्य अन्न का उत्पादन था उसमें गिरावट आ गया। किसानों के कर्ज और अन्य काम की तलाश में किसानों का पलायन शुरू हो गया था।
ठीक है। और आखिरी में हमें पता है, हम नील विद्रोह पे हमने इस चैप्टर को भी अंत किया था। तो नील विद्रोह जब हुआ 1859 में, नील विद्रोह के बाद एक नील आयोग की स्थापना की गई, जिसने बागान मालिकों को दोषी ठहराया गया और रियतों के साथ समझौता के पूरी होने पर नील की खेती से इनकार करने का भी अधिकार दिया गया। बंगाल में गिरावट के बाद नील का उत्पादन बिहार में चला गया। महात्मा गांधी को इस बारे में चंपारण में पता लगा और 1917 में उन्होंने चंपारण का सत्याग्रह शुरू किया, जो नील की उत्पादन के विद्रोह में था। और ये पहला सत्याग्रह था जो हमारे भारतीय देश के फ्रीडम स्ट्रगल या उनके फ्रीडम के लिए सबसे पहला सत्याग्रह और एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन था, जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। तो इससे हम ये अध्याय 3 जो आपकी है उसको खत्म करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे और उसको हम अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिएगा और बाय बाय।